हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न बार-बार उठ रहे थे, तो उसी चीज़ पे आज फिर से चर्चा कर लें। जैसे कि किन्हीं जातक ने कहा कि मोदी जी की जो कुंडली होती है, वो 7 नंबर से बनेगी क्योंकि 2-4 बड़े-बड़े जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वो 7 नंबर से बनती है और उन्होंने उस चीज़ को समझाया है। मैंने एक ही चीज़ आप लोगों को समझाई कि देखिए, कुंडली कहाँ से बनती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है लगन। अगर आप किसी की लगन पकड़ सकते हैं, तब जाके आप बात करेंगे कि वो कुंडली काम कर रही है कि नहीं कर रही। कहीं पे भी आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन जो आती है वो आती है आपके थॉट प्रोसेस की, आपके लगन की। किन्हीं ने कहा कि नहीं, नाड़ी में ये चीज़ है, वो चीज़ है। मैं मानता हूँ नाड़ी में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए। आप कोई भी नाड़ी की बहुत अच्छे जो लेखक हैं, उनकी किताब पढ़िए। उसमें साफ लिखा है कि जब नाड़ी अप्लाई होती है, तो वो लोग आपका थंब एक्सप्रेशन लेते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ करने के बाद अगर उनको वो मिल रही होती है, तभी रिप्लाई करते हैं। ये बात आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगी, सबको पता नहीं होगी। जो हकीकत में उन रियल नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स से मिले होंगे, जहाँ पे कि नाड़ी की रीडिंग होती है और नाड़ी की रीडिंग में क्या होता है कि पूरी की पूरी एक प्लेट के ऊपर भी वो लोग आपकी सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। ठीक है? तो नाड़ी अप्लाई करते समय आपके वो थंब एक्सप्रेशंस लेते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं। अगर उन्हें वो मैच करती है, तभी वो आपको बताते हैं, अन्यथा नहीं बताते। नाड़ी बहुत ही सूक्ष्म रूप है। मैंने तब भी कहा था, उसमें पहुँचने में अभी बहुत वक़्त लगेगा क्योंकि नाड़ी के शास्त्र को आप एक बार डाउनलोड करके पढ़िए। वो 20-20 डिग्रीज़ जो हमारी हैं, जैसे हम 13 डिग्री 20 मिनट में काम करते हैं, ठीक है? तो अगर बात करें सेकंड्स की, तो 20-20 सेकंड्स के अंदर कुंडलियों में जो छोटे-छोटे डिग्री हैं, वो चेंज होते हैं। नाड़ी उन पे काम करती है। ऊपर-ऊपर की जो चीज़ें बताई जाती हैं, एक भाव में बैठे ग्रह, भाव में बैठे ग्रहों का गोचर, वो सबके लिए कॉमन हो जाता है। अब देखते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये बात बोली कि सर ये जो है ना 7 नंबर से लगन बनेगा और यहाँ से कुंडली चलेगी। देखिए, 7 नंबर से आप लगन बना लीजिए, पूरे का पूरा केंद्र का केंद्र खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? त्रिकोण में एक गुरु बैठे हैं जो कि इस 7 नंबर के लगन के लिए कोई कारक ग्रह माने नहीं जाते। आप लगाते हो ऐसा कि शुक्र और शनि का संबंध है और सारी चीज़ों को आप लोग अपने-अपने तरीके से कनेक्ट कर देते हो। ऐसे नहीं कनेक्ट करना है। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो फिर तो माया जाल है ना, भ्रम में फँसेंगे। आप सबसे पहले लगन फिक्स करना सीखो। सबसे पहले हमने ये कुंडली उठाई, हमें ये दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे मंगल है, चंद्रमा नीच राशिस्थ है, भाग्य का स्वामी नीच राशिस्थ है, कोई बात नहीं। लेकिन केंद्र में इस समय आप देखेंगे तो आपको कितने ग्रह दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह नज़र आते हैं। ठीक है? केंद्र बलवान है, इसका मतलब है कि लगन कुंडली में बल है। ज़्यादातर ग्रह जो हैं स्थायी रूप से कुछ देना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात होती है लगन फिक्स करना। मैं अभी भी इस कुंडली में ये नहीं बोलूँगा कि जो मैंने टाइम लिया बस वही सही है। लगन फिक्सेशन में क्या है? लगन फिक्सेशन में आप देखोगे तो ये अनुराधा नक्षत्र में जन्म है, ठीक है? अब अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के साथ-साथ इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो भी अनुराधा नक्षत्र से ही दिखाई देते हैं। तो अब देखिए कैसे दशा के सिस्टम में आपको समझ में आ जाएगा। लगन कुंडली में लगन जो है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा का जो है वो है अनुराधा, लेकिन पद अलग-अलग हैं। पद अलग-अलग होने के कारण दशाओं पे प्रभाव पड़ता है। अब बात ये उठती है कि चंद्रमा के साथ कितने शुभ ग्रह बैठे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है सिर्फ, जो कि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होता है। नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होता है, इसलिए चंद्रमा के ऊपर शुभ प्रभाव एज सच नहीं काउंट कर सकते। फिर क्या करें? अब यहाँ अनुराधा नक्षत्र के स्वामी को पकड़िए, क्योंकि लगन मजबूत होगी या तो चंद्रमा मजबूत होगा, उसके आधार पे आप डिसीजन करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि शनिदेव को पकड़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या उनकी स्थिति है। शनिदेव जो बैठे हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्यदेव का आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके साथ शुक्र की मौजूदगी है, इनकी राशि में गुरु बैठ के शनि पे दृष्टि दे रहे हैं। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर है? लगन के स्वामी के ऊपर है, ठीक है? तो मजबूत कौन हो रहा है? लगन मजबूत हो जाएगा। जब लगन मजबूत होगा तो सीधे-सीधे आप देखो, जो दशा सिस्टम आप लोग यूज़ करके चल रहे हो और दूसरों पे ब्लेम हो रहा है, वो क्या हो रहा है? आप चंद्रमा से लेके चल रहे हो, फिर आप कहते हो कि ये दशा चली, ये दशा चली और नीच के चंद्रमा में हमने पद पा लिया और ये वो पता नहीं क्या-क्या। और इस चीज़ को बनाने के लिए इस नीच के चंद्रमा में पद पा लिया, तो चंद्रमा तभी पद बताएगा जब ये कहाँ का स्वामी होगा? दशम का स्वामी होगा। तो आप लोग ऐसे कुंडलियों को घुमा देते हो। दशम का स्वामी है, नीच भंग है, ये है कि वो है कि पता नहीं क्या है। ठीक है? ऐसा नहीं करना। अब देखिए, आप सही दशा लगाना सीख जाएँगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। शनि यहाँ पे पावरफुल है, लगन से कुंडली चलेगी, कुछ नहीं करना। जो पराशर जी ने मेहनत करके लिखी है, उसे चौपट नहीं करना भैया। हम लोग उतने बड़े रहस्य खोजने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, अब ये कुंडली लगन से चलाना शुरू की हमने, तो अभी भी आपको दशा कैसी दिखाई देती है? दशा तो वैसे ही दिखाई देती है, शनि से शुरू होती हुई, लेकिन प्रभाव कैसे बदलते हैं? देखिए,
चंद्रमा वहीं बैठे थे, दशा कुछ और थी। ध्यान से देखिएगा, इस समय जो प्रभाव है 2012 से 2018 वो सूर्य का प्रभाव चल रहा है, ठीक है। अगर यही दशा को आप चंद्रमा से लगा दोगे तो प्रभाव कितना बदलता है मैं आपको पहले ये दिखा दूं। ये छोटी-छोटी सी बारीकियां हैं जो एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा ने जैसे ही अपनी दशा पकड़ी तो शनि का जो वो पद का डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो पद का डिफरेंस है, एक पद वर्सेस यहाँ पे जो आपके चंद्रमा का 2 पद, ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आयुओं को ही चेंज कर देगा, ध्यान रखना, इतना डिफरेंस होता है इसमें। तो जब हम इनकी दशा को लगन के ऊपर लेके जाते हैं विद द स्ट्रॉन्ग लॉजिक कि शनि के ऊपर शुक्र और गुरु का प्रभाव है, तो हम दशा को मॉडिफाई करते हैं और हम लेके जाते हैं उसे लगन के ऊपर। जब हम दशा लगन के ऊपर लेके जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन व्यक्ति की जो दशा चल रही थी वो कहीं ना कहीं 68 तक शनि की दशा थी, फिर बुध की दशा आई, फिर केतु की दशा आई, केतु के बाद शुक्र की दशा आई 2012 तक, फिर सूर्य की दशा और फिर चंद्रमा की दशा, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज को आपको धीरे धीरे करके अप्लाई करना है। शुरुआत की जिंदगी तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि शनि का जो प्रभाव है वो माता से जोड़ता है और घूमना फिरना ट्रैवल को दर्शाता है। तो 49 से लेके 68 इस एज तक शनि का पूरा प्रभाव जातक के ऊपर रहा, ठीक है। अब बचपन में घूमे फिरे या जो भी हुआ वो तो किसी को नहीं पता होगा, जो साथ रहने वाले लोग हैं उनको ही पता होगा। दूसरी चीज थी वो थी बुध की दशा। बुध की दशा जो है वो है 68 से लेकर 85 तक की। तो जब बुध की दशा चलेगी तो क्या प्रभाव होंगे, एक नेटवर्किंग सर्कल बनेगा और जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। अष्टम का स्वामी है और अष्टम के स्वामी होने के बाद कहीं ना कहीं वो 11वें भाव के भी स्वामी है, केतु के प्रभाव को लेके बैठे हैं क्योंकि राशि में बैठे हैं। तो अगर हम लगा लें उनका जन्म 1950 में हुआ, 68 में व्यक्ति जो है वो 18 साल के आसपास हुए, तो कहीं ना कहीं इस बीच के पीरियड में वो अपने आप को बदलने के लिए निकलेंगे और एक नेटवर्किंग धीरे धीरे इन्हीं दशाओं में शुरू हो जाएगी 85 तक। इसके बाद की दशा जो आएगी वो आएगी केतुदेव की। केतुदेव की दशा जो होती है उसे बहुत अच्छे में तो नहीं गिना जाता। तो 85 से लेकर 92 का जो पीरियड रहेगा इसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। शायद तड़ीपार या कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आप उनकी लाइफ को रीड करोगे तो आप समझ जाओगे। ये जो समय है यहाँ पे उन्हें अपनी गुजरात मातृभूमि वहां से उनको दूर हटना पड़ेगा क्योंकि ये जो पीरियड है ये इस चौथे भाव से अष्टम है केतु, ठीक है। इसके बाद फिर से एक पीरियड शिफ्ट करेगा और फिर शुक्र का पीरियड आता है। अब शुक्र के पीरियड को कैसे रीड करेंगे, शुक्र के पीरियड को रीड करेंगे आप इस तरीके से, एक आपके 7th हाउस जनता से जुड़ने वाला काम, ठीक है, और दूसरा ये 12वें घर का काम। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो समय था ये भी चुनौतीपूर्ण ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न होना और कई सारी दिक्कतें, लेकिन 7वां घर जो होता है वो राजनीति को भी दर्शाता है तो वो चीजों को यहाँ कनेक्ट कर देगा। इसके बाद की दशा जो है वो आपको मिलेगी तो 2012 से लेकर सूर्य की दशा शुरू होगी। अब एक बार यही चीज जरा दशमांश की कुंडली में भी समझने की जरूरत है। ये दशमांश क्यों पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे शनि और शुक्र के बीच में एक परिवर्तन योग काम कर रहा है जो कि इस कुंडली को बहुत अच्छा बल देता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आपका चौथा भाव होता है ना ये जनता का होता है। यहाँ पे पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना बात जो समझाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो जनता ये थोड़ी कह रही थी कि वो मोदी जी को पकड़ के चलने चाह रही है। जनता के ऊपर कोई दूसरा प्रभाव था। क्या प्रभाव था, अगर ये जो भाव है आपका चौथा भाव ये जनता है तो अगला भाव जो है पंचम भाव वो जनता का धन होता है, ठीक है। तो हमारे देश में एक ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे जहां पे लोगों ने कहा कि सब कुछ महंगाई है, लूट है, पैसे का ये है, पैसे का वो है, ये सारी चीजें वहां पे काम कर रही थी। इस चीज के कारण जनता ने बिल्कुल एक तरह से मोह भंग कर लिया था और वो मोह भंग हो जाने की वजह से एक स्ट्रांग लीडर जहां भी जो नजर आए उनकी तरफ आगे बढ़ना था, एक बहुत स्ट्रांग मैंडेट हो जाना था और यही चीज हो रही थी। क्योंकि इनका अपना राइज ठीक है, लेकिन कुंडली में आप ध्यान से देखो राहु कहाँ पे विद्यमान है, पंचम भाव में। तो उस समय जो रीजन बनेगा आगे लेके आने का वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्चुअल में जनता को अपने धन से। देखिए 4th हाउस जनता का है तो 5th हाउस जनता का धन, उसके अंदर उसको लेकर एक कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस क्रिएट होंगे, वो चीज काम करेगी, ठीक। और वही चीज उनको लेके आगे बढ़ती है। अब बात करें कि सूर्य की दशा, देखिए सूर्य की दशा जो है वो शुरू हुई थी 2012 से 2018, जो कि लगन कुंडली के लिए कहाँ के स्वामी हैं, उनके 10th भाव के स्वामी हैं। और सबको पता है जब 10th भाव की दशा महादशा चलती है तब जिंदगी में एक बहुत अच्छे राइज की तरफ व्यक्ति जा सकता है, ठीक। ये तो हुई लगन कुंडली से बात। यहाँ पे दशमांश में देखेंगे तो ये D10 के एसेंडेंट लॉर्ड बन जाते हैं, D10 में एसेंडेंट लॉर्ड बनते हैं और 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है।
2012-13 का समय था जिसमें कि कोर्ट से धीरे-धीरे सारी चीज़ें फ्री होनी शुरू हुई थी, ठीक है? इसके पहले का जो कर्मा था वो बहुत ज़्यादा कोर्ट में घूम रहा था क्योंकि कर्म कुंडली में देखेंगे तो शुक्र जो है छठे भाव में थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की स्थिति बन रही थी। जब ये पीरियड खत्म हुआ, इसके बाद सूर्य के पीरियड आते-आते क्लीन चिट शुरू हुई, 2012-13 तक वो चीज़ें पूरी हुई और 13-14 के बीच में राहु ने काम करना शुरू किया। ये जो राहु है इसने काम करना शुरू कर दिया। अब इसके काम करने की वजह से ये जो पीरियड था जहाँ से उन्होंने अपना राइज स्टार्ट किया, ठीक है? 2014 का मार्च आप देखो, ये वो फेज है जिसके बीच में सारी कहानी हुई थी। बीजेपी का जो सेशन हुआ वहाँ से अडवाणी जी का हटना और सब कुछ, यहाँ पे ये राहु की मूवमेंट्स अपनी ओर से काम कर रही थी और यही मूवमेंट्स काम करते हुए आगे लेके आती हैं। इसी चीज़ के आगे आते-आते तक जब सत्ता मिलती है तो मई आता है, मई 2014। मई 2014 में जब सत्ता हासिल होगी तो आप देखेंगे कि गुरु आ जाएँगे। अब जरा गुरु के प्रभाव को देख लीजिए। यहाँ पे भाग्य भाव में दिखाई देते हैं आपको और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चौथे भाव में दिखाई देती है लगन कुंडली में। और कहा जाता है कि जो चौथा भाव होता है ना वो किसी को भी पार्लियामेंट में पहुंचाता है। तो देख ही लीजिए, महादशा का स्वामी जो है वो सूर्य यहाँ पे लाभ भाव में है और अंतरदशा का स्वामी जो है वो हमें लेके जा रहा है कहाँ पे, राज सत्ता तक। और यही सूर्य जो महादशा स्वामी है कि दशमांश कुंडली में आखिरकार लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन के 10th हाउस में बैठ के एक अच्छा स्टेटस देने की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कि ये किस्मत काम कर रही है। ध्यान से अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे लिखा है गति लगन, तो सूर्य की दशा जो थी वो गति लगन थी, यानी कि बहुत एक नेम फेम देने वाली दशा थी। इस वजह से व्यक्ति इस पीरियड में पूरी दुनिया के सामने अपना नेम लेकर आए। अब जो मेरा पुराना सिस्टम था उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं दशमांश को उठाऊं और लगन के तुल्य कर दूं तो मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं सूर्य और शनि और बुध ये जो प्रभाव है, इसमें से शनि और शुक्र के बीच में जो परिवर्तन योग है ये भी काम करेगा, ठीक है? और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि जो 10th लॉर्ड बन रहे हैं वो बैठे कहाँ पर हैं, वो बैठे हैं 7th में। तो किससे जुड़ के कर्म हुआ? राजनीति से, जनता से। 7th हाउस इसी को दर्शाता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल उठता है कि ये मंगल तो नीच राशिस्थ हो गए जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी हैं और साथ ही साथ 6th हाउस लॉर्ड भी हैं। तो ठीक है, ये जो हुए इसकी वजह से इनको बेवजह से आरोप झेलने पड़े, ठीक है ना? हर तरह के आरोप जो आए हैं वो झेलने पड़े, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होने के बाद शनि यहाँ बैठेंगे, शुक्र हट जाएंगे। तो जब शनि यहाँ बैठेंगे उस समय क्या होगा? इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। कैसे होगा? रूल ये कहता है कि अगर कोई ग्रह नीच है तो जिस राशि में वो उच्च होते हैं, अगर उसके स्वामी उसे दृष्ट करे तो भी नीच भंग खत्म होता है। तो एक समय तक व्यक्ति के ऊपर बेवजह सारे आरोप चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ये परिवर्तन एक्टिवेट होगा वैसे ही जाके जिंदगी में क्या होने लगेगा, धीरे धीरे वो जो नकारात्मक चीजें हैं वो एक अलग साइड से निकल जाएंगी। शुक्र है यहाँ पे और शनि यहाँ पे, तो परिवर्तन कब कब हो सकता है? एक तो परिवर्तन हो सकता है 36वें साल में, एक परिवर्तन हो सकता है 25वें साल में और एक परिवर्तन हो सकता है एट द एज ऑफ 52। तो आप लोग उस चीज़ को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि वो कब कब परिवर्तन आए हैं। जब जब इन ग्रहों की मैच्योरिटी एजेस होती हैं तब तब जिंदगी में परिवर्तन आया करते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को लगा के देख लीजिए और आप स्पेसिफिकली दशा को देखिए। सूर्य की दशा है जो कि सरकार को दर्शाती है और वो दशम के स्वामी है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हकीकत में होरा शास्त्र पढ़ा है, दशा सिस्टम पढ़ा है, उन्हें इस बात की जानकारी होगी दशम के स्वामी और सूर्य की महादशा क्या फल देती है। अगर ये कुंडली मान लीजिए आप 7 नंबर से बनाने जाते हो तो आप ये देखोगे कि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड है वो नीच राशिस्थ होके बैठेंगे और उस लगन को बनाने के चक्कर में आप जो टाइम को आगे पीछे करोगे उसकी वजह से ये दशमांश भी चेंज हो जाएगा। तो अगर होलिस्टिक पिक्चर देखनी है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ डिवीजन के डिविजनल चार्ट को भी उठा लीजिए और लगन कुंडली को उठा लीजिए, दोनों को मिलाकर ही कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो श्योरिटी बनेगी। सिंगल एक साइड पे मुश्किल होगी। अब कुछ लोग इनकी मैरिज हुई नहीं हुई ये नहीं समझ पाते, इस कुंडली को बनाएं तो ये नवमांश है। नवमांश की कुंडली में जब केतु चौथे भाव में आता है तो केतु वहां से कहता है मन के ऊपर से कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। वो केतु आप किसी भी नवमांश कुंडली में उठाना, जिनकी नवमांश कुंडली में केतु चौथे भाव में बैठे, वहां पे आप मान के चलना कि मैरिड लाइफ के अंदर भी व्यक्ति ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई साधु व्यक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो अंतर मन के स्वामी होकर चौथा भाव किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर क्या दर्शाने लगेगा? वो दर्शाने लगेगा आपके मन के ऊपर से उस चीज को रोकना। यहाँ पे मैंने लगन कुंडली के बराबर ही लगन कुंडली रखी हुई है, ध्यान से देखिए। इस समय लगन कुंडली के बराबर ही लगन कुंडली रखी हुई है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। अगर आप इसी लगन कुंडली को यहाँ से लेके जाओगे तो यहाँ से आपको क्या नजर आता है?
मैरिज के लिए सिचुएशन देख लीजिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, अपने से छठे भाव में बैठा है और वो भी शत्रु शनि की राशि में बैठा है। ऐसे स्थिति में जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो खुद ही इनकार कर देगा, नकार देगा, नहीं करनी। और यही चीज़ केतु को आप देख रहे हो, ये 7th में बैठे हैं, अगर हो भी जाती है, जैसे कि इनकी हुई, मैरिज हो भी जाती है, तो भी वो इस रिलेशन के अंदर नहीं जाएँगे, क्योंकि केतु जो है वो अपने आप को माया में नहीं फँसाते, मोह में नहीं फँसाते, वो इन चीज़ों से त्याग करने की बात करते हैं। इसीलिए केतु यहाँ पे मैरिज हो जाने के बाद भी त्याग कर रहे थे। और इसी चीज़ को आप जहाँ से भी देख लीजिए, लगन का स्वामी होके सूर्य यहाँ पे अगर छठे में बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो खुद ही इनकार करेंगे। और इसको मैं अगर आपके लगन तुल्य कर देता हूँ, तो भी मुझे यही दिखाई देता है कि केतु की मौजूदगी जो है वो मैरिड लाइफ के अंदर क्या बोल रही है कि नहीं, मुझे उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि ये मन का भाव है, मन के भाव के ऊपर ये प्रभाव काम कर रहा है, इस वजह से मैरिज नहीं हुई। सीधी सी चीज़ें हैं। अगर सही लगन पकड़ सकते हो आप और फिर आप डिविजनल चार्ट्स पे काम करो, आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक तत्व को लगाने के लिए हम किसी की ज़िंदगी के लगन को बदल दें, ऐसा कभी नहीं करना। दशाओं पे फ़ोकस करिए कि दशा सिस्टम सही में कैसे काम करता है। आपको एक दशा सिस्टम दिया जाता है जो नॉर्मली नेचुरली दिखाया जाता है, वो होती है चंद्रमा का दशा सिस्टम। चंद्रमा का दशा सिस्टम किसी भी व्यक्ति के मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है और वो सिर्फ़ ये बता सकता है कि जातक के मन पे उस समय क्या प्रभाव चल रहा है। जैसे अभी अगर चंद्रमा के दशा सिस्टम से देखें, तो मोदी जी के ऊपर मंगल का प्रभाव है, साहसिक पराक्रमिक प्रभावों के साथ, जो बहुत क्या बोलना चाहिए, क्रूशल डिसीजंस लेने हो, वॉर लाइक स्ट्रेटेजीज, वो बनाने का प्रभाव 2028 तक उनके चंद्रमा यानी मन के ऊपर के प्रभाव को दर्शाता है कि व्यक्ति इस समय एक सैनिक के रूप में, मंगल सैनिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा की दशा, और उससे भी ज़्यादा जरूरी होती है कि आपकी कुंडली में किस पर्टिकुलर ग्रह से दशा चलेगी, इसको समझ पाना। अगर आप वो दशा समझ पाए, तब आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले भविष्य में व्यक्ति के साथ हो क्या सकता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था और आज भी कहता हूँ, दशा सिस्टम बहुत ही वाइड है। मुझे आज भी दशा लगाने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि चीज़ों को, बारीकियों को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। एक बहुत तजुर्बा लगेगा, एक एक्सपीरियंस लगेगा, तो हम आंख बंद करके देख के भी बोल पाएंगे कि हाँ, इसी ग्रह की दशा चल रही है। कई बार आप ऐसा करते हैं कि जो दशा आपको सामने लिखी दिख रही है, आपको लगता है बस वही चल रही है, और आप उसमें प्रिडिक्शन ठोकने लगते हैं कि नहीं भी हो रहा तो भी ठोक देंगे। ऐसा नहीं करना। चंद्रमा से चलने वाली दशा जो है वो किसी पे भी ठोकी पीटी जा सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि व्यक्ति की जिंदगी में हकीकत को दर्शाए, जो उसके साथ हो रहा है उसी को दर्शाए। इसलिए हमेशा दशा सिस्टम को लगाने से पहले 100 बार पूरे दशा के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, जो उसके कंसेप्ट बताए गए हैं, उस पर क्लैरिटी रखिएगा, उसके बाद दशा में उतरिएगा। धन्यवाद।